हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो जैसे हम एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री के लिए सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारी बहुत सारी यूनिट हो चुकी हैं। आप चाहो तो चैनल पे जाकर देख सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है एस्टेट पीजीटी केमिस्ट्री टॉपिक वाइज के नाम से। वहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हैं वो डिस्कस किए हैं, और 1 घंटे से ज्यादा आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। तो इजीली हमने वहाँ पे स्मॉल स्मॉल मीन्स जो एग्जाम ओरिएंटेड था वही पढ़ा है, बाकी हमने कोई भी अदर चीज नहीं पढ़ी है। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, वो कुछ खास ही है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोकार्बन। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया, इसकी सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई, तो मीन ऑर्गेनिक में जो भी मेन मेन रिएक्शन होती है ना, वो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होती है, एल्काइन क्या होती है, कैसे हमारी जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देती है। हम जो भी रिएक्शन होती है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। तो वो सारी चीज यहाँ पे हम कब में पढ़ने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन में पढ़ने वाले हैं। स्टार्टिंग से बेसिक से सीखेंगे, एल्केन कैसे होता है, एल्कीन एल्काइल सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाली वीडियो भी आपको ज्यादा लंबी नहीं मिलेगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटे की आपको वीडियो मिलेगी। और जो जो कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ चीजें याद की भी होंगी, कुछ समझने की भी होंगी, जो 1 बाय 1 हम सारी चीजें यहाँ से देखने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, हाइड्रोकार्बन। चलते हैं। तो देखो ये वाले जो नोट्स हैं वो मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोवाइड करवाए हुए हैं। तो अगर विजिबिलिटी देखो, यहाँ पे विजिबिलिटी में दिक्कत हो सकती है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन अगर विजिबिलिटी में दिक्कत भी हो तो भी मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा रखी है पहले से ही, पीडीएफ फॉर्म में करवा रखी है। अदरवाइज देखो ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि आपको समझ ही नहीं आएगा, इतना भी खराब नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन मीन्स कार्बन। तो वो वाले कंपाउंड जो हमारे किससे मिलके बने होते हैं, हाइड्रोजन से और कार्बन से मिलके बने होते हैं, हम उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो कौन से किन को बोलेंगे हम हाइड्रोकार्बन, जो कंपाउंड हमारे हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं उन वाले कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। उसके बाद 3 टाइप के कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक। ये वाली सारी चीजें वैसे तो हम क्लास 10 में डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी देख लेते हैं। अगर हमारे कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड है, अगर हमारे कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड है तो उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, एल्काइल हैलाइडो मींस अल्कोहल मींस जहां पे भी आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा ना, तो उसको आगे आपको सैचुरेटेड मिलेगा, मींस वहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसे हम पता लगाते हैं। अगर आपको वहां पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि जो भी हमारा गिवन कंपाउंड है वो क्या है, अनसैचुरेटेड है। डबल ट्रिपल बॉन्ड मिलने से हमें क्या पता चला कि हमारा कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। और सिंगल ही बॉन्ड है, तो जैसे मैंने लिखा CH4, तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। इसी के जैसे मैंने लिखा क्या, इथाइन, इथीन ले लो या इथाइन ले लो, इथीन और इथाइन दोनों ही देख लेते हैं, अब लिख ही दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इथाइन को हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे इथाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ से हमारे ये दोनों कंपाउंड क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएंगे। और इन वाले कंपाउंड में भी जो हम पहले बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वो वाले बॉन्ड हमारे पास सिग्मा होता है और ऊपर वाला बॉन्ड हमारे पास पाई होता है। जैसे यहाँ पे मैंने ट्रिपल बॉन्ड दिखाया, तो ये वाला बॉन्ड सिग्मा रहेगा आपका, सेकेंड वाला पाई रहता है और थर्ड वाला भी पाई रहता है। तो ये चीजें भी कई बार पजलिंग कर देती है। लेकिन आपने एक चीज देखनी है कि कई बार ये पूछा जाता है कि C2 में कौन से होते हैं। ये वाला क्वेश्चन पीजीटी केमिस्ट्री में भी पूछा गया हो, टीजीटी साइंस में भी। तो C2 में आपने ऐसा नहीं करना कि सिग्मा पाई होता, वहां पे दोनों ही बॉन्ड कैसे होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये वाली चीज बहुत बार पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का कॉन्सेप्ट। तो अब यहाँ से देखो, सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड होंगे, अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड होंगे या तो मल्टीपल बॉन्ड होंगे। ट्रिपल डबल ट्रिपल का मैंने एग्जांपल दे दिया आपको, 4 भी हो सकते हैं जैसे हमारे आर के कॉम्प्लेक्स में होते हैं, और 5 भी हो सकते हैं जैसे हमारे क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स में होते हैं। तो उनमें फिर क्या होएगा, सिग्मा पाई पाई डेल बॉन्ड आने लगेगा, डेल बॉन्ड आएगा इसमें, सिग्मा पाई पाई डेल हो जाएगा, तो उसके बाद डेल्टा बॉन्ड आना शुरू हो जाएगा। तो ये वाली सारी चीजें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ऑर्गेनोमेटालिक में मिलेंगी। जब आप बीएससी नेट लेवल का पढ़ते हो ना, तब मिलेंगी ये वाली चीजें। उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट किसका है, एरोमेटिक का है। एरोमेटिक मीन जहाँ पे आपको कंजुगेशन मिलेगा, और वहां पे जो भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ना, वो कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जहाँ पे n की हम अलग अलग वैल्यूज डालेंगे। तो ये वाली सारी चीजें पे आगे डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना देख लो कि कंजुगेशन होएगा। कंजुगेशन मीन्स कैसे, जैसे हम सिंपल बेंजीन लिखते हैं ना,
तो जैसे ये कंजुगेशन नहीं बोलते हम कि ये ऐसे डिसोसिएट हुआ उसके बाद ये ऐसे, तो इसको हम कंजुगेशन बोलते हैं। और 4n2 प्लस पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने बेंजीन बनाई है तो यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, कितने हो गए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखती हूँ तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो उन वाली कंडीशन में जहाँ पे हमारे पास ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होती है तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है, एरोमेटिक है, साथ में कंजुगेशन होना चाहिए। और एक होता है प्लानर होना चाहिए, sp2 कार्बन होनी चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो आता है एल्केन्स का। एल्केन्स मीन्स ओल्ड बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स, सारे बॉन्ड होंगे वो सिंगल होंगे। तो एल्केन के लिए हमने ये वाले फॉर्मूले 10th में बिल्कुल अच्छे से देखे हुए हैं कि एल्केन के लिए होता है हमारे पास CnH2n+2, इसके लिए होता है CnH2n, इनके लिए, और अल्काइन के लिए होता है CnH2n-2। एन की अलग अलग वैल्यू रखोगे सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। एन अगर 1 होता है तो देखो ये सारी चीजें तो बेसिक है बिल्कुल। मीथ होता है 2 होता है तो इथ, एन अगर 3 होएगा तो प्रोप, एन अगर 4 होएगा तो ब्यूट हो जाएगा, एन अगर 5 होएगा तो पेंट, एन अगर 6 होएगा तो हेक्ज, एन अगर 7 होएगा तो हेप्ट। तो ये वाली सारी चीजें तो देखो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होंगी। तो यहाँ से अगर आप एन की वैल्यूज डालोगे ना तो आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो ये वाली चीज आपने खुद से करके देखनी है, होती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज कमेंट में छोड़ देना, देखो वापस से वीडियो बना देंगे क्या ही जाएगा। लेकिन ये वाली चीज एक बार आपने ट्राई करके देखनी, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे मैं एक दो लिख के दिखाऊँ, ये लिखना है मैंने, यहाँ से मिट तो यहाँ से ये वाले तो होंगे नहीं, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए कार्बन 2 होनी चाहिए। यहाँ पे तो कार्बन एक ही है तो ये वाली चीज यहाँ पे तो पॉसिबल होगी नहीं। तो इथ के प्रोप के लिए देख लेते हैं। देखो ये वाले किसके लिए है, इन के लिए, और ये वाले आइन के लिए। तो ये हमारे पास अगर हम प्रोपीन का बनाना चाहें तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 3 रखा तो C3H2 इंटू में 3, तो क्या आ जाएगा C3H6 हो जाएगा। C3H6 इन मीन्स क्या है कि एक डबल बॉन्ड है, तो पहले C3 लिखो, उसके बाद एक डबल बॉन्ड लगा दो, उसके बाद कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे आप इसको बना सकते हो, 3 कार्बन हो गई हमारे पास। अगर यहीं पे हमें प्रोपाइन बनाना होता तो क्या था, CnH2n-2। तो यहाँ से देखो प्रोप मीन्स नंबर ऑफ कार्बन इज 3, तो H2n माइनस में 2, तो यहाँ से हो जाएगा C3, और ये 3 2 6 में 2 गए 4 हो जाएगा, C3H4 हो जाएगा। तो कैसे आएगा देखो, यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड होएगा, कार्बन 3 है, उसके बाद इसकी वैलेंसी पूरी करो बस। तो ये हो गई हमारे पास 4H हो गई, 1 2 3 4, और कार्बन 3 है। सारी कार्बन की वैलेंसी आपकी कंप्लीट है। तो ऐसे आपने बनाना, सारे बना के देख लेना, आपकी वो हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब हमारे पास सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, सिंगल बॉन्ड को काउंट करके। तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन रहती है मोस्ट कॉमन केसेस में क्या रहती है, सारे केसेस में sp3 रहती है। sp3 हो तो हमारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाती है, तो वहाँ पे एंगल आपका 109 का रहता है, ठीक है। तो ये वाली चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद देखो क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। तो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर आइसोमर आपको बना के दिखाई गई है। तो यहाँ पे ब्यूटेन के स्ट्रक्चर आइसोमर बनाने, तो देखो एक बार नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ब्यूटेन, ब्यूट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन क्या है, 4 है। तो यहाँ से हमने इसके H अगर कंप्लीट किए तो एक तो हमारे पास ये वाला हो गया सिंपल, देखो 1 2 3 4 ये वाला हो गया। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या होगा कि इस वाले CH3 को हमने ब्रांच में लगाना है। अगर आपका किसी का दिमाग भी ऐसे चला कि हम इसको ऐसे लगा दें, कि हो सकता है कि किसी का चल जाए H H H H C H, और यहाँ पे आप CH3 लगा दो और आप सोचो कि हमने ब्रांच बना दी, तो ब्रांच नहीं बनी है ना। तो नंबरिंग हमारी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4, तो फिर भी पहले भी 4 की थी, फिर भी 4 की रह गई। तो ये वाले दोनों चीजें आपस में सेम है, तो ऐसे दिमाग नहीं चलाना। अब देखो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या बचती है हमारे पास, ये वाली है, और 3 तो कार्बन हो गई, एक को हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो अब देखो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जब हमारे पास ऐसे वाला ग्रुप हो जाता है ना तो हम इसको बोलते हैं क्या, आइसो। क्या बोलते हैं, आइसो। एक आइसो होता है और एक नी होता है, इन दोनों को आपने नोमेनक्लेचर में काउंट करना है। नोमेनक्लेचर में कैसे, जब हम लिखते हैं ना कि अल्फाबेटिकली होएगा, तो अल्फाबेटिकली जैसे हमारे पास आइसो आ गया तो आई के अकॉर्डिंग हमने उसको लिखना है, फिर आइसो कैसे आएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज, ये इस वाले ग्रुप को हम आइसो बोलते हैं। अगर आपको कहीं पे भी
ये वाला ग्रुप मिल जाता है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, नियो। अगर हम इसका नाम देना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखो कितने कार्बन में है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 है ना, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, और इस वाले ग्रुप को हम बोलते हैं नियो, तो ये हो जाएगा हमारा नियो पेंटेन। तो यहाँ से ऐसे आपको देना कि ये वाला ग्रुप आपका है ना, आपका क्या हो जाएगा, न्यू काउंट होता। अगर मैं इसमें एक और लगा दूं तो फिर क्या होगा, देखो 6 कार्बन हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नियो हेक्सेन। तो अगर ये वाली यहाँ पे नहीं होती और फिर ये वाला होता हमारे पास, तो 1 2 3 4, तो आप इसको कैसे कैसे देखिए यहाँ से करेंगे ना, क्योंकि अल्काइल ग्रुप को लोवेस्ट नंबरिंग देनी होता है, 3 4, तो यहाँ पे क्या आता है आपका 2 मिथाइल और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन हो जाता है। लेकिन अगर एग्जाम इसमें आपका जो एग्जाम्पल है ना, जो से ऑप्शन होते हैं उसमें अगर आइसो का केस दिया होता तो कैसे देखते हैं हम, 1 2 3 4 5, तो 5 के लिए क्या हो जाएगा, पेंट, और ये वाली चीज क्या है, आइसो, तो आइसो पेंटेन भी दे सकते हो इसकी नेमिंग आप, और 2 पे मिथाइल ब्यूटे 1 2 3 4 ब्यूटेन भी दे सकते हो, तो आपकी चॉइस हो जाएगी फिर, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर हम जाएंगे, तो इन वाले 2 ग्रुप्स का भी आपने ख्याल में रखना है, ठीक है। यही देखने चले गए ना आप, हाँ। तो यहाँ से देखो ये वाली हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। अब हम पहले इतनी सारी यूनिट पढ़ के आ चुके हैं, हेलो एल्केन में भी, अल्कोहल फिनोल्स वाले में भी बहुत सारी बात पढ़ के आए हैं कि जब भी हमारे पास मोलिकुलर मास बढ़ेगा तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए 2 चीजें आपने ध्यान में रखनी है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा, और मोलिकुलर मास है वो बढ़ेगा तो फिर हमारा सरफेस एरिया मींस बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ेगा। देखो कैसे, और इनवर्सली बॉइलिंग पॉइंट है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे रहेगा, कि जैसे मैंने 2 सेम कार्बन कंपाउंड लिए हैं, कि यहाँ से मैंने ले लिया ये वाला, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, और इसी के बजाय मैं एक ये वाला कंपाउंड ले लूँ, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पे मैंने ब्रांचिंग करी है, और हमने बोला कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होएगा उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होएगा। अब ये वाली चीज इतने में आई है और ये वाली चीज इतने में सिमट गई, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, ऊपर वाले का ज्यादा है ना, ऊपर वाले का ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ज्यादा ऊपर वाले का होएगा। तो यही चीज बताई गई है कि जैसे जैसे सरफेस एरिया कम होएगा बॉइलिंग पॉइंट आपका वो डिक्रीज होएगा, और सरफेस एरिया कब कम होएगा, जब हम वहाँ पे ब्रांचिंग करेंगे, तो ब्रांचिंग के जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। देखो ब्रांचिंग है वो इंक्रीज होएगी तो सरफेस एरिया डिक्रीज होएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका वो भी डिक्रीज होएगा। उसके बाद देखो चेन आइसोमर, लेंथ ऑफ चेन है ना वो अलग अलग डिफरेंट होती है, कि हमने वहाँ पे पोजीशन उनकी अलग अलग की है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमरिज्म बोलते हैं। तो ये वाली चीजें हम आगे देखेंगे। उसके बाद देखो प्रिपरेशन हम इसकी कैसे कर सकते हैं। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला जो मेथड है आपका वो है हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स क्या होगा, कि वहाँ पे हम एस का एडिशन करेंगे, अगर हमारी डबल बॉन्ड है वो भी हमारी सिंगल बॉन्ड में चली जाएगी, और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी सिंगल बॉन्ड में चला जाएगा। कैसे, देखो जैसे हमारे पास ये था CH2 डबल बॉन्ड, CH2 था, तो अगर हमने यहाँ पे S2PD कैटालिस्ट ऐड किया है, तो अब तक तो आपको पता ही चल गया होगा कैटालिस्ट का काम क्या होता है, एक सरफेस देना होता है। सरफेस जैसे हमने यहाँ पे लिया पैलेडियम, तो ये H को क्या करेगा, एक सरफेस देगा, तो जैसे ही सरफेस पे ये एब्जॉर्ब होएगा तो इनके बीच का ये बॉन्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट होएगा, और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और ये वाला इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हमें मिल जाएगा CH3। अगर हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता और यहाँ पे हमने S2PD ऐड किया होता, तो हमने मान लिया कि एक इक्विवेलेंट इसका लिया, तो पहले स्टेप में यहाँ पे HH हो जाएगा, उसके बाद एक बार S2 हो जाएगा, क्योंकि SS तो इसका भी आएगा ना, और एक बार फिर से हमें H2PD हमने ऐड किया, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे हम जो एल्केन है उनको बना सकते हैं। सेकंड जो मेथड रहेगा वो आपका रहेगा एल्काइल हैलाइड से बनाएंगे। तो देखो एल्काइल हैलाइड कैसे, एल्काइल होएगा मीन्स एल्काइल ग्रुप CH3 होता है, हैलाइड मीन्स हेलोजन होएगा, तो यहाँ पे हमने ले लिया हेलोजन। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, H2 का एडिशन करेंगे, एक H तो कैसे याद रखते हो आप, एक H तो HCl लेके निकल जाएगी, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, CH4 मिल जाएगा, ठीक है। कैसे आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि वो कौन सा मैकेनिज्म होता है, रेडिकल मैकेनिज्म से भी समझ सकते हो आप। कैसे समझोगे, देखो मेरे पास है CH3 और Cl है, तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे ब्रेक किया, तो यहाँ पे CH3 रेडिकल मिला और यहाँ पे Cl रेडिकल मिला,
ऐसे ही एच है तो इसको ब्रेक करेंगे तो एच रेडिकल, ये आपको समझाने के लिए है एच रेडिकल। तो इस CH3 ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, HCl गैस यहाँ से निकल जाएगी और यही इसका स्टेप होएगा कि यहाँ से HCl निकल रही है ना, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाली रिएक्शन है यहाँ पे फेवर होएगी, तो यहाँ पे CH4 हमें मिल गया। इसी के बजाय अगर हमारे पास नेक्स्ट वाला होता तो नेक्स्ट वाले में भी क्या हुआ, देखो आपको ZnHCl दिया गया है ना, तो ओवरऑल यहाँ से आपको H2, या तो ऊपर वाले में H2 हमने डायरेक्ट ऐड की है, यहाँ पे आपको ZnCl दे दिया और साथ में H2 दे दी, बनना तो वही है ना ZnCl2 प्लस H2, तो मिली तो यहाँ से भी हमें H2 ही है, तो वही चीज यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ से देखो क्या है, यहाँ अगर यहाँ पे भी हम यही चीज देखेंगे तो यहाँ पे ClCl, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Cl, तो यहीं पे H आएगा तो यहाँ पे CH3 हमें मिल जाएगा। 1 2 2 के लिए इथ और एक भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, इथेन। अब एक चीज यहाँ पे आ सकती है, देखो ये वाली चीज हमें ध्यान में रखनी है कि क्या यहाँ पे हम F ले सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो एक्सेप्ट एफ नहीं ले सकते क्योंकि एफ है ना, सी और एफ का बॉन्ड होएगा वो स्ट्रॉन्गर होएगा, उसको आसानी से हम नहीं तोड़ सकते, नहीं क्योंकि एफ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इनका बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम नहीं तोड़ सकते, तो ये लेस रिएक्टिव होता है। तो इसलिए यहाँ पे जब भी अल्काइल हैलाइड से आपको बनाना पड़ेगा ना, यहाँ पे आपको कभी भी फ्लोरीन नहीं दिएगा, ब्रोमीन दिख सकता है, आयोडीन दिख सकता है, ये वाली चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखो वुड्स रिएक्शन, वो जो रिएक्शन रहती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रहती है, होता कुछ नहीं है, यहाँ पे भी हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड हमने लिया, 2 इक्विवेलेंट हम लेते हैं और 2 Na हमने लिए, तो यहाँ से देखो 2 Na, एक X यहाँ से एक X यहाँ से, ये तो 2 NaX बन गया और यहाँ पे हमें RR मिल गया। वुड्स रिएक्शन की एक मेन कंडीशन है जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि यहाँ पे आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिलेंगे। इवन कैसे, जो भी हमारा एल्काइल हैलाइड होंगे ना उनमें इवन नंबर होगा, जैसे हमने यहाँ पे CH3 लिखा, CH3 हमें मिल गया, उसके बाद हमने C2H5 लिख दिया तो यहाँ पे भी C2H5 वाला नेक्स्ट इक्विवेलेंट लेंगे तो हमें यहाँ से 2 और 2 4 कार्बन मिल गई। तो आपको इवन नंबर अगर कार्बन चाहिए तो वो क्या होगा, वुड्स रिएक्शन होगी और जाएगी किस मैकेनिज्म से, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी, वो भी आपने याद रखनी है। तो ये वाली चीज भी यहाँ से आपकी हो जाएगी। क्या, अगर देखो फ्री रेडिकल का मतलब ही क्या होता है कि बॉन्ड है ना दोनों के साथ इक्वली डिसोसिएट होता है, हमने बोला CH3X है तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, ये ऐसे CH3 बना X बना, ऐसे ही सेकंड वाला इक्विवेलेंट होगा CH3X तो ये ऐसे हुआ गया, ऐसे गया, ये वाला इनके साथ में 2 Na था तो इन दोनों ने तो क्या किया है, ये वाले तो X है ना वो Na के साथ गए 2 NaX और इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बना लिया, तो CH3 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा डीकार्बोक्सिलेशन का। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या चाहिएगा आपको, सोडा लाइम चाहिए होगा। सोडा लाइम का फॉर्मूला आपने याद रखना है, क्या होता है, NaOH होता है और कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इनका जो रेशियो रहता है वो 3:1 रहता है। क्या होगा डीकार्बोक्सिलेशन में, सोडियम हाइड्रोक्साइड होएगा और कैल्शियम ऑक्साइड होएगा और इनका जो रेशियो रहता है वो 3:1 रहता है। तो यहाँ से आप कैसे याद रख सकते हो, देखो सोडा, सोडा मीन्स सोडियम, तो NaH होएगा, है ना, NaOH होएगा और ये रखो, ऐसे याद रख लो कि सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ना तो इसके अमाउंट हम ज्यादा लेंगे, तो ऐसे करके 3 आपको याद आ जाएगा। और लाइम, देखो लाइम वाटर हम पढ़ के आए हैं, लाइम वाटर में CaOH होता है वो तो मुझे पता है, लेकिन याद करवाने के लिए लाइम से आपको क्या याद आएगा, कैल्शियम। और इतनी ही चीजें, छोटी छोटी चीजें आपको ऑप्शन नेगलेक्ट करवाने में हेल्प कर देंगी। कोई नहीं देने वाला कि NaOH आपको CaH2H दे दिया, ऐसे अजीब अजीब नाम मिलेंगे कि अगर आपको ये वाले नाम पता है ना तो फिर सारे ऑप्शन नेगलेक्ट हो गए, ये वाली चीज हो जाएंगी। आपने इतना ध्यान रखना कि सोडा मीन्स सोडियम होएगा, लाइम मीन्स क्या हो जाएगा, कैल्शियम का कोई भी कंपाउंड होएगा, या वैसे तो कैल्शियम ऑक्साइड होएगा ना, अगर आपको और कुछ भी याद नहीं रहता तो ये तो याद रहेगा ना। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव होता है तो इसका इक्विवेलेंट ज्यादा होगा, इसका रेशियो में ज्यादा होगा, अगर ये 3 अमाउंट ले रहे हैं तो इसकी 1 होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि यहाँ से आपकी CO2 चली जाएगी, जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ से CO2 गई हमारे पास और क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें CH4 मिल गया और CO2 चला गया। तो यहाँ पे देखो हमें एक कार्बन लेस मिलेगी, जो भी हमने पहले ली थी ना उससे एक लेस है कार्बन, वो यहाँ पे हमने को मिलने वाली है। तो ये हो जाएगा हमारा किसकी प्रिपरेशन का, एल्केन्स की प्रिपरेशन का। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोल्बे रिएक्शन। अभी हम पहले भी एक रिएक्शन है ना कोल्बे पढ़ के आए हैं, हाँ रेमन टेमन पढ़ी थी हमने, कोल्बे रिएक्शन पढ़ी थी, तो आपने बताना उस वाली कोल्बे में क्या होता था, अभी आपने बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि वो वाली कोल्बे रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना तो उसमें क्या होता है, तभी आपको ये चीजें याद आनी चाहिए कि हाँ ऐसी ऐसी चीज तो हमने पहले भी पढ़ी है, तभी आपके ये चीजें सब वो हो जाएंगी, मतलब बेनिफिशियल होंगी कि आपको पहले आगे जब हम पढ़ रहे हैं ना तो पहले वाला जो पढ़ा हुआ आपको याद आ रहा है। तो आप देखना, मुझे तो पता है देखो क्या था उसमें, लेकिन अगर आपने देखना कि आपको पता है नहीं पता। तो यहाँ से कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पे भी सेम चीज होती है, यहाँ से CO2 निकल जाता है और आपको 2 इक्विवेलेंट हम यहाँ पे लेते हैं, 2 इक्विवेलेंट आप लोगे, ये वाला मेथड होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होती है, वो कोल्बे रिएक्शन है और ये वाली रिएक्शन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होती है। तो इनमें ये डिफरेंस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स क्या कि हमें कैथोड लेना होगा और एनोड लेना होगा,
कैथोड लेना होगा और एनोड लेना होगा, है ना। तो यहाँ से देखो आपके पास क्या है, CH3CO नेगेटिव है, Ni है, और यहाँ से आपके पास क्या है कि जो भी चीजें हैं आप यहाँ से देख लेना। एक बार मेन चीज मैं आपको बता देती हूँ, क्या है आपके पास यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O नेगेटिव है ना, O नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेगेटिव के नाम का इलेक्ट्रॉन लगाते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे ही हो गए ऑक्सीजन के, और नेगेटिव के नाम का हमने एक इलेक्ट्रॉन लगा दिया। तो इसके दो इक्विवेलेंट लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, कैथोड और एनोड दो चीजें होती हैं। एनोड पे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन्स कि यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देंगे। जैसे ही हम यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन हटाएंगे ना, तो देखो दो इक्विवेलेंट लिए हैं ना, तो एक में से तो एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो जो नेगेटिव के नाम का इलेक्ट्रॉन था वो हमने यहाँ से हटा दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या मिलेगा, दो इलेक्ट्रॉन हटाए हैं तो इक्विवेलेंट भी तो दो ही है ना, तो इलेक्ट्रॉन तो एक ही हटेगा एक में से। तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएंगे। तो यहाँ से ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, लेकिन ये हमारे पास क्या बच गया, रेडिकल बच गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ना ऐसे डिसोसिएट होगा, ऐसे डिसोसिएट हुआ, तो दो इक्विवेलेंट थे इसके, तो एक CH3 रेडिकल हमें यहाँ पे मिला और एक और CH3 रेडिकल, क्योंकि दो इक्विवेलेंट, ऐसे ही यहाँ पे दो इक्विवेलेंट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये वाला जो रेडिकल था ना, इस वाले रेडिकल के जैसे यहाँ पे एक नया रेडिकल आए, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ से हमारी CO2 गैस है वो निकल जाएगी, और ये रेडिकल बॉन्ड बना लेंगे, तो CH3 और CO2 गैस आपकी निकल जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। देखो क्या है, एनोड कैथोड होते हैं, तो एनोड पे हमारे ऑक्सीडेशन होता है, तो हमने इलेक्ट्रॉन को हटाया, तो यहाँ से एक रेडिकल बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ऐसे डिसोसिएट किया, तो यहाँ पे आपको CH3 मिल जाएगा और CO2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो अगर आप चाहोगे ना, तो इसमें सबसे छोटा अगर हमें मिलेगा कोई भी कंपाउंड, तो वो इथेन ही मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ से ये वाली चीज किस पे डिपेंड हो रही है, ये वाली चीज डिपेंड हो रही है कि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आपने एक भी अल्काइल ग्रुप लिया है तो ये आएगा, अगर मैंने यहाँ पे H ले लिया ना, तो फिर तो ये वाली बनेगा ही नहीं हमारे पास एल्काइल, क्योंकि CO2 निकल जाएगी और हमें H2 गैस मिल जाएगी फिर तो इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो लोवेस्ट अगर आपसे इसे पूछा जाएगी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन में, सबसे छोटा से छोटा कंपाउंड हमें मीथेन नहीं मिलेगा, इथेन मिलेगा। ये वाली चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी, जो एल्केन होते हैं सारे ही बॉन्ड क्या होते हैं, पोलर होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं होता, तो नॉन पोलर होते हैं। आपने ख्याल ये रखना है कि जितने जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होते जाएंगे, उतना ही वो सॉलिड की साइड मूव होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर आपके कार्बन 1 से लेके 4 तक है तो वो गैस होंगी, 5 से लेके 17 तक है तो वो लिक्विड होंगी। और हमें कॉन्सेप्ट पता है कि लाइक डिजोल्व, लाइक तो ये किसमें डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड में डिजोल्व होंगे। तो ये वाली चीज हमने देख ली कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कि जितने ज्यादा वंडरवाल फोर्सेज होंगे, जितना ज्यादा उनमें अट्रैक्शन होएगा, उतना ही ज्यादा उनका बॉइलिंग पॉइंट होएगा। सीधी बात है। सरफेस एरिया है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो हमने पहले भी अभी भी देखा इस वीडियो में, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और ब्रांचिंग के क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये वाली चीजें हमने प्रिपरेशन देख ली। उसके बाद क्या देखेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ पे हम इस किसी भी हैलाइड से उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी हैलाइड से हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये वाली भी रिएक्शन होती है ना आपकी, अलग अलग स्टेप में होती है। तो आपने पढ़ा होगा ये किससे जाएगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी। एक बार देख लेती हूँ, कई बार वीडियो ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी। तो सबसे वहां पे 3 स्टेप होते हैं, अगर किसी ने पढ़ा है तो सबसे पहले होता है हमारा इनिशिएशन, उसके बाद सेकंड हमारा होता है प्रोपेगेशन, और थर्ड आपका स्टेप रहता है टर्मिनेशन। देखो हमारे पास वहां पे क्या है, हमने दो चीजें लेनी होती है। हमने एक हमारा एल्काइल ग्रुप लिया है और हमने एक हैलाइड ग्रुप लिया है, ठीक है। और यहाँ से आपको CH3Cl मिलेगा और साथ में HCl मिलेगा। ये चीज तो हमें मिलेगी, चलो देख लेते हैं कैसे मिलेगी एक बार। आप देखने ही लगे हैं तो अच्छे से ही देखेंगे, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होता है, हमारा रेडिकल जनरेट होता है। जैसे हमने Cl2 लिया है, तो यहाँ से हमने इसको ऐसे तो ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, Cl रेडिकल और Cl रेडिकल मिला है। प्रोपेगेट में क्या होगा कि ये वाला जो Cl रेडिकल है ना, जो भी हमने अदर हमारा वो लिया ना, एल्काइल ग्रुप लिया, उसके साथ रिएक्ट करेगा। कैसे, देखो CH4 है और ये यहाँ से Cl रेडिकल आएगा और वो क्या करेगा, इसको रेडिकल में बदल देगा और खुद चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ से एक रेडिकल चला जाएगा H रेडिकल, और ये बन जाएगा आपके पास CH3 रेडिकल बन जाएगा, और H रेडिकल यहाँ से जो निकलेगा वो HCl के साथ बना लेगा, तो HCl आपको मिल गया। अब उससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
प्रोपेगेशन का ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। अब हमारे पास एक CH3 रेडिकल आ चुका है, एक Cl रेडिकल आ चुका है, तो ये दोनों रेडिकल है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट स्टेप होता है क्या, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है कि दो टाइप के, जैसे हमने Cl लिया और Cl लिया, दोनों ही आपस में कोलाइड होकर यहाँ पे Cl2 बना ले, या तो जो CH3 रेडिकल है वो CH3 रेडिकल के साथ जुड़ के CH3 बना ले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टर्मिनेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्या था, इनिशिएशन की, यहाँ पे हमने क्या करना है, जो फ्री रेडिकल है उसको जनरेट करना। सेकंड स्टेप में प्रोपेगेशन, क्या होगा कि वो जो हमने रिएक्टेंट लिया ना उसको प्रोपेगेट करेगा, उसके बाद जो भी Cl है वो उसके साथ जुड़ जाएगा। लास्ट स्टेप हमारा टर्मिनेशन का होता है। ये हमने सारी चीजें देख ली। उसके बाद यहाँ से देखो, अब हेलोजिनेशन का रेट हमने देखना है, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है। तो सबसे ज्यादा तो F पे स्टेबल होगा, क्योंकि F बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कैसे हो जाएगा, F2 का, Cl2 का, Br2 का और I2 का। ऐसे ही हमें पता है कि रेडिकल सबसे ज्यादा किसमें स्टेबल होगा, टर्सरी में, सेकेंडरी में, देन प्राइमरी में। तो ये वाली ऑर्डर है वो भी आपने याद रखना है। I का देखो, जैसे हमने यहाँ पे लिया ना CH4 और I2, तो ये वाली रिएक्शन है। हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो CH3I और HI लिखेंगे जैसे हम पीछे लिखे हमने। लेकिन क्या होता है कि ये वाली जो रिएक्शन है ना वो बहुत स्लो होती है। स्लो क्यों होती है, कि जो ये HI है वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में, I2 में चेंज हो जाता है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाने लगती है, क्योंकि ये HI है वो I2 में चेंज होना चाहेगा। जैसे ही HI I2 में चेंज होगा तो ले चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आपने HI के साथ ही I2 के साथ ही रिएक्शन करवानी है ना, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेंगे। जैसे हमने HiO3 लिया, वो क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे HI बना उसको एब्जॉर्ब किया, जैसे HI बना उसको एब्जॉर्ब किया, फिर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अदरवाइज हमारी रिएक्शन इसके साथ बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो यही चीज यहाँ पे देखो, सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ से देखो, हमने देख लिया ये Cl3 ये तो फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमने देख लिया, रिएक्टिविटी देख ली, F2 की, Cl2 की, Br2 की, I2 की। और I के साथ अगर हम करवाना चाहेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि HI है वो वापस से I2 में जाना चाहेगा, और I2 में जाएगा तो ये वाली रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगी। हम यहाँ पे HiO3 डाल सकते हैं जो इसको कंज्यूम करेगा। ये वाला मैकेनिज्म मैंने पूरा आपको बता दिया है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की ये वाली जो रिएक्शन है ना वो आप याद ही करो, देखो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बाकी एग्जाम में आज तक पूछी नहीं गई है तो आप इसको याद कर सकते हो। तो ये वाले 3 कैटलिस्ट होते हैं जिनको आपने याद रखना, कॉपर हो गया, मोलिब्डेनम वाला हो गया, और मैंगनीज वाला हो गया, और KMnO4 हो गया। 4 यहाँ से ये जो है ना ये रिएजेंट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे, इनका तो सबको पता है, देखो कॉपर, मोलिब्डेनम, मैंगनीज हो गया, KMnO4 हो गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। लेकिन बात कहाँ पे आती है कि कॉपर है ना वो कहाँ तक ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कोहल तक। कॉपर है वो अल्कोहल तक, मोलिब्डेनम है वो कहाँ तक जाएगा, एल्डिहाइड तक। मोलिब्डेनम है वो एल्डिहाइड तक जाएगा। और जो हमारे पास Mn वाला है ना वो इसको एसिड में बदलेगा। और जो, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट है ना बहुत, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स डालोगे ना तो वो इसको क्या करेगा, एसिड में बदल देगा। और ऐसे ही अगर आप टर्सरी कार्बन के साथ यहाँ पे ये डालोगे ना तो यहाँ पे OH मिलेगा। देखो KMnO4 क्या होता है, बहुत ज्यादा तकड़े वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना वो होता है KMnO4, क्योंकि यहाँ पे Mn है ना वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये खुद रिड्यूस होना चाहता है और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। तो हमें चाहिए कि ये किस में बदलेगा, सीधा एसिड में बदलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमने टर्सरी कार्बन ली है कि जिसके साथ 3 पहले से ही ग्रुप जुड़े हैं, तो क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बचती है, नहीं बचती। तो इस केस में तो ये OH ही लगाएगा। तो ऐसे मत सोचना कि ये इतने ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था तो इसने तो अल्कोहल कीटोन बनाना था। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, OH लगाता है। तो ये वाले रिएजेंट है, आप ध्यान में रख सकते हो। एक बार फिर देख लेते हैं कि अगर कॉपर है तो वो उसको अल्कोहल में बदलेगा, अगर यहाँ पे मोलिब्डेनम है तो एल्डिहाइड में बदलेगा, मैंगनीज है तो वो उसको एसिड में बदलेगा, और KMnO4 के साथ टर्सरी कार्बोकेटायन है तो वो उसको किस में बदलेगा, अल्कोहल में बदलेगा। उसके बाद एरोमेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि अगर आप हेक्सेन में ये डालोगे ना Cr2O3 V2O5 मोलिब्डेनम के जो भी कैटलिस्ट है वो डालोगे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, बेंजीन मिलेगी। ये वाली जो रिंग है वो क्लोज हो जाएगी ऐसे, और यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे। अगर यहाँ पे देखो 6 कार्बन थी, अगर आपको यहाँ पे ऐसी ही चीज मिल जाए कि 7 कार्बन हो जाए,
4 5 6 और 7 और उसमें सेम रिएजेंट हम डालेंगे ना, तो आप 7 मेंबर रिंग मत बना देना। रिंग तो अभी हमारी 6 मेंबर ही बनेगी, साथ में आपको क्या मिल जाएगा, ऊपर CH3 ग्रुप मिल जाएगा जिसका हमारा नाम क्या है, टोल्यून। तो यही चीज बोली गई है, 6 कार्बन होती है तो हम उसको हेक्सेन बोलते हैं, लेकिन अगर 6 कार्बन की जगह हमारी हेप्टेन होती ना, तो वहां पे आपको टोल्यून मिलता, ना कि आपको वहां पे जो नेक्स्ट जो 7 मेंबर रिंग होगी वो मिलती। ठीक है, उसके बाद CO+H2 क्या होती है हमारे पास, सन गैसेस के नाम से बोलते हैं। पायरोलाइसिस में क्या होता है, हाई पायरो का मतलब क्या होता है कि जो वैसे तो इसका संबंध है ना वो फायर से होता है, ठीक है, टेम्परेचर से होता है, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि जो पायरो से क्या होगा हमारी, अगर पायरोलाइसिस पूछ ले क्या होता है, उसमें जो हायर एल्केन होते हैं ना वो लोअर एल्केन में डिकम्पोज हो जाते हैं, हायर एल्कोन है वो लोअर एल्केन में डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये एन हेक्सेन है, अगर आप इसमें ये वाला डालते हो ना, सिंपल याद रखो कि जब भी आप एल्केन में ये वाला रिएजेंट डालते हो AlCl3 HCl, तो वहां पे आपको इसके जो अलग अलग आइसोमेरी वो है ना आइसोमेराइजेशन देखने को मिलेगा, इसके आपको अलग अलग वो मिलेंगे। देखो कैसे कि यहाँ पे क्या थी आपके 4 और 2 6 कार्बन थी, तो एक बार यहाँ पे सेकंड वाली पोजीशन पे इसको मिथाइल ग्रुप लगा है और उसके बाद थर्ड वाली पोजीशन पे एक बार करके दिखाते, देखो 6 कार्बन है ना, हाँ, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो अगर 1 2 3 4 5 6 अगर मैंने इस कार्बन को उठा के यहाँ पे लगा दिया तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको देखो, इस एक पॉसिबिलिटी है कि इस वाली कार्बन को 5 हो गई ना, यहाँ पे मैं लगा दूं तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉसिबिलिटी है कि इस वाली कार्बन को मैं थर्ड पोजीशन पे लगा दूं, यहाँ पे लगा दूं, तो 1 2 3 4 5, तो इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, और 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। अगर सेम चीज यहाँ पे मैं देखूं तो 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, देखो वैलेंसी अपने अकॉर्डिंग पूरी कर लेना, 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एच ही लगाने हैं, जितनी भी वैलेंसी कार्बन की रहती है उनको एच लगा के और कंप्लीट कर देना, ऐसा ही सेम इसमें कर लेना। तो ऐसे कौन से, अगर हम सिंपल एल्केन्स में ये वाला जो रिएजेंट डालते हैं ना, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके अलग अलग आइसोमर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है कन्फर्मेशन का। तो यहाँ से आपको 2 टाइप की कन्फर्मेशन मिलती है, एक तो साहोर्स और एक आपकी न्यूमैन होती है। तो देखो साहोर्स और न्यूमैन में क्या फर्क होता है, यहाँ से आपको क्या करना है, आपको उल्टा वाई बनाओ, एक बार उल्टा वाई हमने यहाँ से बनाया, ये वाली होती है ना अपनी हमारी कार्बन होती है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ये हमारी फ्रंट कार्बन है। और अगर आपने स्टीरियो केमिस्ट्री नेक्स्ट लेवल की पढ़ी है ना, तो ये चीजें आपको तब अच्छे से समझ आएंगी, लेकिन मैं मानती हूँ कि इतना तो नहीं याद होगा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ से देखो ये वाला सी ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं बैक वाली कार्बन। और यहाँ पे भी एक कंडीशन तो हमने ये लगा दी कि दोनों ही हमने सेम लगाई है, ठीक है, दोनों एडजेसेंट लगाए। एक कंडीशन मेरे पास यहाँ पे एज्यूम करना अपने कार्बन है, वापस से लिख के दिखाऊंगी मैं कि यहाँ पे हमारी जो ऐसे करके है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से हमने 2 चीजें देख ली, एक बार हमारे ये वाले जो ग्रुप है ना वो क्या है, पास पास है, मीन्स क्या है, एक जैसा हमने ये वाला ग्रुप लगाया है H लगाया है, वैसे ही ये वाला जो हमारा H है, मीन्स क्या है, ये पास पास है। तो इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्लिप्स्ड बोलते हैं। इस वाली कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, जब हमारी एडजेसेंट हो तो एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड। और ये वाले जब अपोजिट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड। और देखो इन्हीं से मैं आपको बना के दिखाऊं ना, ये हमारी होती है, इस वाली रिप्रेजेंटेशन को आप साहोर्स बोलते हो, ये वाली फ्रंट कार्बन ये वाली बैक कार्बन। तो आपको साहोर इसमें, इससे अगर आप न्यूमैन बनाना चाहोगे ना तो वो ऐसे होती है, ये वाली जो कार्बन होती है ना ये आपकी होती है बैक वाली कार्बन, और ये वाली होती है आपकी फ्रंट वाली कार्बन। अगर मैं फर्स्ट वाले का बनाऊं तो देखो फर्स्ट वाले में क्या है कि एक हमारा, अगर पहले हम ये फ्रंट वाली कार्बन के बॉन्ड लगाएंगे तो वो कैसे हैं, ऐसे है ना, अब हम बैक वाली के लगाएंगे तो ये भी इसके एडजेसेंट है, एडजेसेंट है तो ये ऐसे आएगा, वैसे तो देखो इसके पीछे आएगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं ना, इसलिए साइड में बना रही हूँ, ऐसे आएगा। अब ये दोनों ग्रुप है ना वो पास पास है। अब सेकंड अगर हम इस वाली का बनाएंगे, तो इस वाली का अगर आप बनाओगे तो ये आपकी फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन में हमने ये लगा दिया, और बैक वाली कार्बन हमने बनाई, और बैक वाली में क्या है, ऐसे करके ग्रुप है, ऐसे करके कि ये अपोजिट है, तो ये बन गए ना अपोजिट, ये ऐसे है हमारे। तो अब यहाँ पे देखो ये वाली है ना ग्रुप दूर दूर है, तो
इस वाली को फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड, इस वाली को बोलते हैं इक्लिप्स्ड। और ये वाली फॉर्म आपकी जो स्टैगर्ड है ना कन्फर्मेशन, वो ज्यादा स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो अपने आप ही पता चल रहा है ना, ग्रुप दूर दूर है तो रिपल्शन कम होगा, यहाँ पे ग्रुप पास पास है तो रिपल्शन ज्यादा होगा। तो इसीलिए हमारी ये वाली लेस स्टेबल होएगी और ये वाली ज्यादा स्टेबल होएगी। यहाँ से अगर रिपल्शन देखो हमारे पास ये वाले थे कि बिल्कुल एडजेसेंट में है और ये वाले थे बिल्कुल अपोजिट में है। अगर इनके बीच की कोई भी कंफर्मेशन देखेगी ना आपको, उसको आप बोलोगे क्या? स्क्यू। कि यहाँ पे ना तो बिल्कुल देखो, जैसे हमने ये वाला और बना दिया, एक मैं अपने अकॉर्डिंग बना दिया, यहाँ से हमने बना दिया अपने अकॉर्डिंग बना दिया हमने। तो जब एंगल्स इन बिल्कुल साथ में भी ना हो और बिल्कुल अपोजिट में ना हो, उनके बीच के जितने भी कन्फर्मेशन आएंगे उनको आप स्क्यू बोलोगे। और अगर एडजेसेंट हैं तो फिर आपको एक्लिप्स्ड बोलोगे, अगर दूर दूर हैं तो स्टैगर्ड बोलोगे। इसलिए हमारी स्टैगर्ड होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है लेस स्टेबल की। अगर कहीं पे भी आपने ये ऐसे बनाना हो ना, तो ये वाली हमारी फ्रंट कार्बन है, ये वाली बैक कार्बन है, तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो यही चीज यहाँ पे सेम बताई गई है कि यहाँ पे हमारे जो ये वाले ग्रुप है ना वो एडजेसेंट है, तो इसका बदल के हमारे पास ये आया है। और यही वाली चीज है कि जब आपका अपोजिट है तो इसका बदल के ये आया है, तो इसलिए स्टैगर्ड में रिपल्शन कम होता है, तो इसलिए जो हमारी स्टैगर्ड वाली है वो ज्यादा स्टेबल होती है। तो यहाँ से एल्कीन का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ चुका। अगर आपको ये वाली चीज अच्छे से समझ आ गई ना, तो फिर एल्कीन एल्काइन आपके इतने मिनटों में होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सारा कुछ इस पे ही बेस्ड है फिर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रहता है क्या? एल्कीन का। तो एल्कीन में क्या होता है ये हम देख के आ चुके हैं, अनसैचुरेटेड होएगा, इसका फॉर्मूला ये होएगा, ये भी हम देख के आ चुके हैं। और यहाँ से क्या होता है देखो, अगर आपकी डबल बॉन्ड यहाँ से मैंने बोला कि सिग्मा बॉन्ड काउंट करो और हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे करके निकाला, तो सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते और ये वाला हमारा सिग्मा होता, ये वाला पाई होता। तो 1 2 और यहाँ से सिग्मा 3 हो जाएगा। तो 3 के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो sp2 हो जाएगी, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो आपका क्या होता है? वो प्लानर होता है। तो यही वाली चीज यहाँ पे दिखाई गई है कि ये क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लानर हो जाएगा। और हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होगी, उसके बाद डबल बॉन्ड की, देन ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम होगी। तो अगर सिंगल बॉन्ड लेंथ देखोगे तो आप 134 पिकोमीटर के अप्रोक्स होती है, और डबल बॉन्ड की देखोगे तो वो 154 के अप्रोक्स होती है। ठीक है, उसके बाद देखो पोजीशन आइसोमर हम किसको बोलेंगे? जब हमारे डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो अलग अलग होगी, अलग अलग पोजीशन पे डबल बॉन्ड हम दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद एल्कीन है ना, एल्कीन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इस पे कौन अटैक करेगा? इस पे हमने दो चीजें पढ़ी होती है, एक होता है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। तो हमें पता है देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और हमारी एल्कीन है ना वो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच के पास कौन जाना चाहेगा? जिसके पास कमी है। तो इसीलिए एल्कीन पे कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफाइल है, वो इजीली रिएक्शन देते हैं। उसके बाद जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम किसमें बताते हैं? जहाँ पे सिस ट्रांस की कंडीशन हम दिखा सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? जहाँ पे कनेक्टिविटी सेम होती है। तो अगर यहाँ पे हमने कार्बन ली है, यहाँ पे हमने कार्बन ली है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मैंने कार्बन ली, और नेक्स्ट वाली कार्बन में मैंने कुछ और ही लगा दिया। जैसे नेक्स्ट वाली कार्बन में यहाँ पे हमारे पास सीएल है, और नेक्स्ट वाली कार्बन में मैं आपको यहाँ से बोलूँ, ये बी आर लगाओ यहाँ पे, और यहाँ पे एच, और यहाँ पे एच, और ये यहाँ पे CH3। तो अब देखो पहले वाले में हमारे पास इस वाली कार्बन के साथ CH3 और बी आर थे, अब बी आर वाले के साथ Cl लग गया है। तो दोनों की जो कनेक्टिविटी वो सेम नहीं रही, तो हम इनको स्टीरियो आइसोमर नहीं बोलेंगे। तो यही चीज आपको बतानी थी कि स्टीरियो आइसोमर के लिए कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, वैसे तो कोऑर्डिनेशन में जाएगा वो, लेकिन देख लेते हैं। NiCO4 है, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। सिस ट्रांस आप जब भी दिखा सकते हो जब आपके पास 4 जो हमारे पास लिगेंड होते हैं या 6 लिगेंड होते हैं, उनमें कम से कम 2 हैं वो अपोजिट हो। जैसे मैंने अगर यहाँ से बात आती स्क्वायर प्लानर की, तो मैंने ए यहाँ से बी लगा दिया, यहाँ से बी लगाया, और यहाँ से सी और ये सी, तभी हम दिखा सकते हैं ना ये अपोजिट है तो ट्रांस है, और हम सिस की कंडीशन भी बना सकते हैं। लेकिन वहां पे ये NiCO4 दिया होता है, तो NiCO4 है वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, क्योंकि ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी। ठीक है, उसके बाद देखो वैसे तो हमारे पास हमें पता है कि ये वाली जो होती है ना ये नॉन पोलर होते हैं, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ जाएगा। कैसे? देखो ये वाली कार्बन हमारे पास sp2 कार्बन है, अगर हम समझना चाहें ना तो sp2 कार्बन है, ऐसे ही हमारे पास ये वाले भी sp2 है और ये sp3 है। तो s करेक्टर किस में ज्यादा हुआ? इसमें ज्यादा हुआ ना, तो इसलिए डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे दिखाई गई है। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट है वो यहाँ पे आएगा। और यहाँ से देखो अगर हमने इस वाली चीज को, दोनों CH3 सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा?
सिस हो जाएगा, दोनों CH3 अपोजिट साइड है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो देखो वैसे हमने दिखाया, अब ट्रांस हमने दिखाया है तो इसका डाइपोल मोमेंट इधर की साइड आएगा और इसका डाइपोल मोमेंट है वो इधर की साइड आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। अब पोलैरिटी यहाँ पे भी इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ, एटम नहीं जुड़ा हुआ, लेकिन फिर भी इसके कंपेरिजन में यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों जो डाइपोल मोमेंट है ना उनकी डायरेक्शन एक जैसी है, तो ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होता है यहाँ पे 0.33 होता है और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है वो 0 होता है। अब यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट है, पोलैरिटी है, तो इसलिए इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना इसकी बजाय थोड़ा सा ज्यादा होता है, देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 274 और 277 इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद देखो एल्कीन शो चेन पोजीशन आइसोमर की, जो एल्कीन होती है ना वो चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म दिखाती हैं, जिसको चेन बोलो या पोजीशन बोलो। जैसे हमारे पास क्या है, C4H8 है, C4H8 है, तो C4H8 पे कैसे बना सकते हैं हम, पहले तो देखो ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन लिखेंगे। ब्यूट मीन्स क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ कार्बन है ना वो 4 होती है, ब्यूट मीन्स क्या कि नंबर ऑफ कार्बन है वो 4 होती है, तो 1 2 3। अब यहाँ से देखो पोजीशन का डिफरेंस होएगा ना तो उसको आप क्या बोलोगे, पोजिशनल आइसोमेरिज्म बोलोगे, और जब आपका जो वर्ड रूट होता है ना वही बदल जाए तो उसको हम बोलते हैं फिर चेन आइसोमेरिज्म। कैसे, C4 हो गया, H8 करना है हमने, तो देखो कैसे करेंगे हम, H8 करना है ना, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन एक बार तो मैंने यहाँ पे लगा दी और इसकी जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट कर दिया मैंने, सेकेंड टाइम मैंने ऐसे का ऐसे ही रखा और डबल की बॉन्ड की पोजीशन मैंने यहाँ पे लिख दी, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो अगर हम इस 1 2 3 4 फर्स्ट वाले की नंबरिंग देंगे तो वो क्या होएगी, ब्यूट 1 इन, और ऐसे सेकंड वाले की नंबरिंग देंगे तो वो क्या होएगी, ब्यूट 2 इन होएगी। तो देखो यहाँ पे पोजीशन का ही डिफरेंस है ना, बाकी तो सारी चीजें सेम है, तो इन वाले आइसोमर को हम क्या बोलते हैं, पोजिशनल आइसोमर बोलते हैं। अगर इसी का केस मैं कोई और बना दूं कि यहाँ पे एक वाली कार्बन को मैं ब्रीजिंग में दिखा दूं, तो यहाँ पे देखो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, 2 पे क्या है मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोप और इन प्रोपीन, तो यहाँ से देखो यहाँ पे तो ब्यूट आ रहा था, यहाँ पे प्रोप आ रहा था, तो इस वाले आइसोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, जहाँ पे वर्ड रूट ही डिफरेंट हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। तो बस यही चीज यहाँ पे आपने देखने थी, देखो तो क्या होगा, ये चेन भी दिखाएंगे पोजीशन भी दिखाएंगे, तो यहाँ पे ब्यूट 1 इन देख लिया, ब्यूट 2 इन देख लिया, 2 मिथाइल प्रोपीन देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप इसकी प्रिपरेशन है वो कैसे कर सकते हो, तो देखो एल्काइन से कर सकते हैं हम, जैसे हमने देखा था ना हाइड्रोजनेशन, जब हमने एल्कीन का किया था तो हमें एल्कीन मिल गया, इन द सेम वे अगर हम एल्काइन का यहाँ पे हाइड्रोजनेशन करेंगे ना तो वहाँ पे हमें एल्कीन मिल जाएगी। कंडीशन यहाँ पे दो रहती है, इन दोनों चीजों का बिल्कुल ऐसे माइंड में छाप लो अपने कि एक हमारे पास होता है, अगर हमने Ni लिया, Pd लिया, Pt लिया, तो इस वाले कैटालिस्ट को हम नाम देते हैं लिंडलर्ड कैटालिस्ट, लिंडलर्ड कैटालिस्ट, और एक आपके पास होता है Na इन लिक्विड एमोनिया, इस वाला कैटालिस्ट में की जो रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं बीच रिडक्शन। चाहे जो भी चीजें हों, जहाँ पे भी आपको अगर ये वाले रिएजेंट देखो तो यहाँ से देखना सिस एल्कीन मिलेगी हमेशा ही, और यहाँ से आपको ट्रांस एल्कीन है वो देखने को मिलेगी। इस वाले केस में सिस एल्कीन मिलेगी, इस वाले केस में आपको ट्रांस एल्कीन है वो देखने को मिलेगी। कैसे, अगर मेरे पास ये वाली एल्काइन है तो यहाँ से मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है ना, एक तो मैं एल्कीन तो बनाऊं, इन दोनों आर को एक साइड लगा दूं, और सेकंड पॉसिबिलिटी है कि मैं एल्कीन तो बना रही हूँ लेकिन दोनों आर को वो अपोजिट लगा दूं। तो देखो जब दोनों आर एक जैसे होते हैं, एक साइड होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सिस, और जब दोनों आर अपोजिट साइड होते हैं तो उनको हम बोलते हैं ट्रांस। तो ये वाली पॉसिबिलिटी है ना, तो जब भी आपको लिंडलार्ड कैटालिस्ट मिलेगा तो आपको ये वाली एल्कीन बनानी है, और जब भी आपको लिक्विड एमोनिया में जो Na इन लिक्विड एमोनिया मिलेगा, बीच रिडक्शन मिलेगा, तो आपको ट्रांस एल्कीन बनानी है। इस वाली चीज को आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये वाला मिला तो आपको ट्रांस एल्कीन मिलेगी, ये वाला मिला तो आपको सिस एल्कीन मिलेगी। उसके बाद कैसे बना सकते हैं, एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से आप कैसे बनाओगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो यहाँ पे देखो एक्वस KOH हमने लिया है, तो एक्वस KOH है वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता कि यहाँ से H+ निकाले, H+ नहीं निकालेगा तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा, K+OH नेगेटिव, जैसे ही Cl गया यहाँ पे OH लग गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन दिखा दिया इसने, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा दिया। कैसे, न्यूक्लियोफाइल आया उसने Cl को सब्स्टिट्यूट किया है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे अल्कोहलिक KOH ले लिया, या तो जो हमने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो ले लिए, तो वहां पे एलिमिनेशन दिखेगा। कैसे,
CH3 CH2 और Cl है। तो यहाँ पे बेस है ना, बेस का सबसे पहला काम क्या होता है, H+ को निकालना होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर हमने एक्वस एल्कोहलिक ले लिया तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्ट करने से पहले क्या करेगा, ये H को निकालेगा। अब H हमेशा ये कौन सा निकालेगा, बीटा पोजीशन वाला निकालेगा। तो यहाँ से अगर इसको मैं CH2H निकालू तो इसने अगर H+ निकाल लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव बचेगा। तो ये हो जाएगा C नेगेटिव और ये H और H और CH2 और Cl। तो ये बस आपको समझाने के लिए, सारी चीजें एक मैकेनिज्म में होते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये Cl यहाँ से गया तो यहाँ पे आया पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। H+ जो पहले लेके आए थे Cl ये हो गया। तो ऐसे आपने करना है, बीटा H को निकालना है। और बीटा H कैसे निकालोगे कि सबसे पहले प्रियोरिटी आपने किसको देनी है, टर्सरी को, देन सेकेंडरी को, देन प्राइमरी को। और यहाँ से हेलोजन जाएगा ना, तो कौन सा हेलोजन सबसे ज्यादा अच्छा होता जाना, आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। तो ये वाली चीज भी आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है विसिनल हैलाइड। तो विसिनल कौन से होते हैं, जब हमारे पास एडजेसेंट कार्बन पे हैलाइड जुड़े होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे मेटल डाल दी है, जिंक डाला, तो ये क्या करेगा, दोनों Br को निकाल लेगा। यहाँ पे ZnBr2 मिल जाएगा और आपको यहाँ पे एल्कीन मिल जाएगी। उसके बाद एल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बार आया, ये भी जैसे ही होता है, देखो CH3OH और CH3 क्या किया मैंने, हाँ, और यहाँ से OH। तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एसिड लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे H2SO4 लिया, तो एसिड क्या करेगा, सबसे पहले इस H+ को क्या OH को जाके प्रोटोनेट करेगा। OH को जाके प्रोटोनेट करेगा तो यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन। तो इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, H3C और यहाँ से आपको मिला CH3 और देखो यहाँ पे ये वाली गड़बड़ हो गई, यहाँ पे देखो CH2 भी नहीं, CH ही आएगा ना, चार ही बॉन्ड बनाते हैं तो 1 2 3 4, हाँ CH ही रहेगा यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे क्या, एक बार इरेज करते हैं, और साथ में जैसे यहाँ से ये OH2+ गया है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज होके H2O तो निकल गया। अब यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में होता है यहाँ से बीटा एलिमिनेशन। तो ये अल्फा है तो यहाँ से बीटा ऐसे H जाएगा, तो यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो, यहाँ पे तो सिमेट्रिकल है चीजें। तो अगर मैंने यहाँ से हटाया तो ये जैसे ही H+ जाएगा, तो H+ जाएगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन छोड़ के जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये आपको एल्कीन मिलेगी। ठीक है, ये तो था किसका केस, सिंपल केस था, जब हमने देखा था हमारे पास जो ये सिमेट्रिकल है। लेकिन इसी चीज का आपने ध्यान रखना है, कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया, और यहाँ पे भी एक H को ऐसे दिखाओ। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा H+ आएगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, ये जाएगा, यहाँ पे हमें कार्बोकैटायन मिलेगा। तो इतना तक तो आप समझ गए होगे, तो मैं इसको रेज करती हूँ। अब दो पॉसिबिलिटी बनती हैं हमारे पास, एक A पॉसिबिलिटी और एक B पॉसिबिलिटी। A वाला मैं इसको हटा दूं, B वाले में इसको हटा दूं, क्योंकि बीटा H दोनों ही है। तो अगर ये वाला H जाएगा ना, तो आपको जो एल्कीन मिलेगी वो ये वाली मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं इस वाले को हटाऊंगी तो जो भी आपको एल्कीन मिलेगी, इनमें तो फिर कोई चेंज ही नहीं होना। तो चेंज होएगा, यहाँ पे होएगा डबल बॉन्ड CH2। तो देखो यहाँ से ये वाली भी बन सकती है, यहाँ से ये वाली भी बन सकती है। तो इस केस में आपने जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी ना, मोर सब्स्टिट्यूटेड, उसको प्रेफर करना। कैसे, इस वाली जो एल्कीन है ना, यहाँ पे देखो दो ही H है, लेकिन इस वाली एल्कीन पे 1 2 और 3 H है। तो कौन सी ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगी, 2H वाली ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पे 2H हैं तो बचे हुए दो तो फिर एल्काइल ग्रुप है ना, तो एल्काइल ग्रुप को ही सब्स्टिट्यूशन देखना हमने। और यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, ये वाली जो चेन है बस, और 3H है। तो कौन सी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ये वाली सब्स्टिट्यूटेड है। तो हमारी यही क्या होगी, मेजर होगी। तो इस चीज का बस आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या था, फ्रॉम एल्कोहल्स। उसके बाद नेक्स्ट देखो, फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देख ली, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सारा कुछ हम डिस्कस करके आए हैं। जैसे ही गैस से सॉलिड में जाना चाहेगा ना, तो एक्सेप्शन है वो इंक्रीज होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है केमिकल प्रॉपर्टीज का। तो क्या है, ब्रोमीन टेस्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रोमीन टेस्ट होता है ना, वो रेडिश ऑरेंज कलर का होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कंपाउंड में डालेंगे, तो अगर वहां पे उसका जो कलर है वो डेस्ट अपीयर हो गया, तो हम बोल देते हैं कि वहां पे क्या है, डबल बॉन्ड है, वो अनसेचुरेशन है। तो ये वाली चीज किसके लिए टेस्ट होती है, अनसेचुरेशन के लिए भी टेस्ट बोली जाती है। होता कुछ नहीं, ये टूटेगा और यहाँ पे Br है वो एडिशन हो जाएगा। तो ये तो सिंपल किसका था, Br2 का एडिशन था। अब किसका एडिशन आएगा, आपके पास एल्काइल हैलाइड का एडिशन आएगा, जैसे हमने बोल दिया HBr। तो ये दो चीजें हैं, अलग से मैं आपको समझा देती हूँ, फिर यहाँ से जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि विजिबिलिटी यहाँ पे सही नहीं है। तो आपने दो नियम होते हैं, एक होता है मार्कोनी
कोव रूल और एक होता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो दोनों को आपने अच्छे से याद रखना। ये कब होता है, जब आपको कहीं पे भी H2O2 मिल जाए, मीन्स क्या, पेरोक्साइड मिलेगा तो हमेशा ही आपका एंटी मार्कोनिव लगेगा। आपने ध्यान रखना है कि H2O2 मिला, आपने इस वाले नियम को लगाना। होता क्या है इन दोनों नियम में, इस वाले नियम में देखो HBr हमने ऐड करना है, तो जैसे ही आपका ये बॉन्ड एसोसिएट होगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दो चीजें ऐड होगी, एक पॉजिटिव पार्ट और एक नेगेटिव पार्ट। तो कैसे ध्यान रखोगे आप, मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन एटम है वो लेस है, पॉजिटिव चार्ज वहां पे जाएगा। देखो ऐसे मान लो कि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ जाना चाहेगा, तो जहां पे ज्यादा एच होंगी ना, तो वहां पे तो आपका पॉजिटिव जाएगा, और जहां पे लेस एच होंगी वहां पे आपका नेगेटिव जाएगा। तो इस वाली चीज को आपने देखना है कि नेगेटिव होएगी, नेगेटिव साइड मीन्स बी आर कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे एच एटम है कम होएंगी, और यहाँ से एच प्लस कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ज्यादा एच होंगी। इस ऐसे ही डिफरेंस आ जाता है एंटी मार्कोनियम में। बस यहाँ पे क्या होता है कि नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगी, और पॉजिटिव कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। जो आपकी ये वाली जो रिएक्शन है ना, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जाएगी। कैसे जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी। तो देखो ये वाली एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो मैंने इसमें एक बार तो ऐड किया HBr, और दूसरी बार फिर HBr ऐड किया। अब यहाँ पे मैंने HBr सिंपल ऐड किया, यहाँ पे मैंने इसके साथ H2O2 डाल दिया, या तो कोई भी पेरोक्साइड डाल दिया, जैसे ROOR हम डालते हैं, तो वो मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या होगा, यहाँ से आपको पेरोक्साइड दिखा आपको, ये वाले देखो। अब यहाँ से क्या होगा, हमने यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा मार्कोनिव मार्क लिख दिया, यहाँ पे एंटी मार्क लिख दिया मैंने। मार्क में क्या होता है कि नेगेटिव साइड वहां पे जाएगी जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो H नेगेटिव और Br हो गया। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे दो H है, तो नेगेटिव साइड कहाँ पे जाएगी, जहां पे लेस H है, तो CH3C, और यहाँ पे लग जाएगा हमारे पास Br, और यहाँ पे C, और यहाँ पे हो जाएगा S3। तो ये वाला किसका केस हुआ आपका, जब हमारे पास मार्कोनिव रूल लगा। और सेकंड केस हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये वाला जहाँ पे H ज्यादा है वहां पे नेगेटिव पार्ट जाएगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिव रूल लगेगा। तो यहाँ पे हो गया H2 और यहाँ पे हो गया CH2Br। देखो बनने को इसमें भी दोनों बनेंगे, इसमें भी दोनों बनेंगे, लेकिन ध्यान आपने क्या रखना, इस वाले केस में ये वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और इस वाले केस में ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। बनेंगे इसमें भी दोनों और इसमें भी दोनों, यही चीज दोनों में बनेगी, लेकिन इस वाले केस में ये वाला मेजर रहेगा और इस वाले केस में ये वाला मेजर रहेगा। होपफुली मैं आपको ये समझा पाई हूँ। अब देखो कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पे ऐसा क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे यहाँ से हो जाएगा, ये मैंने ले लिया कोई भी पेरोक्साइड, तो ऐसा बताती हूँ क्या होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया ना, ये वाली चीज हो गई, तो जैसे ही हमारा ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें मिल गया 2R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से O नेगेटिव, O रेडिकल हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही हम करेंगे ना, तो ये वाली CO2 निकल जाएगी, और यहाँ पे आपको R रेडिकल मिलेगा। जैसे हमने ये हमारी एल्कीन देखी ना, यहाँ पे रेडिकल मिलेगा, तो रेडिकल है अगर हमारे पास, तो यहाँ से देखो रेडिकल के साथ जाना है, तो H जाना चाहेगा या Br जाना चाहेगा। जैसे मैंने ये वाली मेरी एल्कीन है, ठीक है, ये वाली मेरी एल्कीन है, अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगी, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, Br रेडिकल आएगा, ठीक है। और Br रेडिकल आया, तो एक रेडिकल यहाँ पे है, एक रेडिकल यहाँ पे है, तो मैं Br को कहाँ पे जोड़ूंगी, तो यहाँ पे जोड़ूंगी, ताकि जो बाद वाला रेडिकल है ना वो स्टेबल रहे। अगर मैंने यहाँ पे जोड़ दिया तो ये वाला रेडिकल है वो अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए Br है वो कॉर्नर पे जुड़ेगा। बस आपने अगर ये वाला मैकेनिज्म नहीं भी समझ पाए, तो आपने ये वाली चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको सिंपल HBr का एडिशन करना है और मार्कोनी रूल लगेगा, तो नेगेटिव पार्ट लेस हाइड्रोजन की साइड जाएगा, पॉजिटिव मोर हाइड्रोजन की, पेरोक्साइड में इसका उल्टा हो जाएगा। तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो सेम चीज है यहाँ पे, देखो मार्कोनियम में क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोजन कम साइड, पॉजिटिव वाला ज्यादा साइड। एंटी मार्कोनियम में इसका उल्टा हो जाएगा, इसको हम खरास इफेक्ट भी कहते हैं, खरास वाला, ठीक है। और ये वाली सारी चीजें मैंने आपको समझा दी। ऐसा क्यों होता है, एंटी पेरोक्साइड की साइड उसमें वो क्या होता है कि रेडिकल मैकेनिज्म से जाता है। अब एंटी मार्कोनियम में आपने दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखनी, देखो मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है
कि जब भी आपको पेरोक्साइड का केस मिलेगा HBr ही मिलेगा, HBr ही मिलेगा, ना आपको HF मिलेगा, ना आपको HCl मिलेगा और ना HI मिलेगा। HCl और HI नहीं मिलेगा। HCl क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इनका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो जल्दी से डिसोसिएट नहीं होगा। और HI है सब, HI क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि HI का केस हमने पहले देख लिया कि अगर HI रेडिकल में भी टूटेगा ना, तो ये वापस से I2 में जाना चाहेगा, I2 में जाना चाहेगा बजाय कि रिएक्ट करने के। तो इसलिए मैक्सिमम केसेस जब भी आपको पेरोक्साइड को दिखेंगे ना, तो वहाँ पे आपको HBr ही दिखेगा। उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन बेयर रिएजेंट, क्या डाइल्यूट KMnO4 के साथ क्या होता है, इसका रिडक्शन होता है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, अगर हमने यहाँ पे डाइल्यूट KMnO4 डाला है एल्कीन में, हॉट और डाइल्यूट का आपने ध्यान रखना है। अगर डाइल्यूट डालेंगे ना, तो ये कैसे काम करेगा ये समझ लो। एक एग्जांपल के लिए OH न्यूक्लियोफिलिक जैसा काम करेगा, दोनों जगह OH लग जाएंगे, डाइल्यूट है। तो अगर यहाँ पे हॉट है ना, तो हॉट क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार आ चुका है। जैसे हमारे पास ये ओजोनोलाइसिस वाला है ना, क्या करना, सिंपल डबल बॉन्ड को काटो और ऑक्सीजन लगा दो। ऐसे यहाँ पे डबल बॉन्ड को काटो, ऑक्सीजन लगा दो, ओजोनोलाइसिस हम इसको बोलते हैं। अगर जिंक मिल जाए तो ना, वो रिडक्टिव होता है हमारे पास ओजोनोलाइसिस। ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है। क्या करना है, सिंपल आपने डबल बॉन्ड को काट के और दोनों जगह ऑक्सीजन लगा दो। जैसे यहाँ पे RR और C डबल बॉन्ड हो गया, कीटोन मिल गया। ऐसे यहाँ पे हमने लगाया तो एक एल्डिहाइड मिल गया। जैसे यहाँ पे मैंने लगाया तो दो इक्विवेलेंट आपको कीटोन के मिले, यहाँ पे वो लग गया, यहाँ पे वो लग गया। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया। आपको क्या करेंगे, ये वाले दोनों प्रोडक्ट दे देंगे और आपसे बोलेंगे ना इसका रिएक्टेंट बताओ क्या होगा। होगा क्या, यहाँ से O जाएगा और एल्कीन मिल जाएगी। तो ऐसे एल्कीन मिल जाएगी, तो इजिली हम बता सकते हैं क्या रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट देखो एल्काइंस। बस अब तो थोड़ा ही बचा है ना, इनमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, थोड़े पेज बचे, 9 पेज हो चुके हैं हमारे पास, 6 पेज ही बचे हैं। तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या था आपका, CnH2n नेगेटिव। तो एल्काइन है, ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मैं आपको हर की बताती हूँ, मैंने बोला ये वाला सिग्मा होता है, पाई होता है। हमें बाउंड काउंट करने होते हैं सिग्मा वाले। तो एक सिग्मा यहाँ से और एक सिग्मा यहाँ से, तो 2 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हो जाएगी। इस वाले को हम इथाइन तो बोलते ही बोलते, साथ में एसिटाइलिन बोलते हैं, वो भी आपने याद रखना है। ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें क्या होता है, sp करेक्टर होता है। मीन्स क्या कि ज्यादा s करेक्टर होने की वजह से ये थोड़ा सा पोलर करेक्टर है ना, वो अपने अंदर ले लेता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल हमने देख लिया ना, पोजीशन चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। अगर पोजीशन चेंज हो गई डबल बॉन्ड की, तो हम बोल देंगे पोजिशनल। अगर वर्ड रूट ही चेंज हो गया, जैसे पहले पेंटाइन था, फिर वहां पे प्रोपाइन हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक। उसके बाद इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, तो सबसे फर्स्ट जो होता है इसका कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड आप कैसे बनाओगे, वैसे अगर ये आप याद रखोगे तो देखो CaCO2 हो जाएगा, तो ये Ca2 प्लस है और ये हो जाएगा C2 नेगेटिव। तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव। होगा क्या, यहाँ से H आएगा और एक H यहाँ पे लगेगा, H यहाँ पे लगेगा, H2O आएगा और H2O देखो क्या है, H2O आएगा तो वो कैसे डिसोसिएट होगा, H प्लस और OH नेगेटिव में। हमारे पास Ca2 प्लस है, तो 2 इक्विवेलेंट ले लेंगे हम। ये वाला OH नेगेटिव इसके साथ चला जाएगा, तो CaOH ट्वाइस मिल जाएगा। और CaOH ट्वाइस हम क्या नाम बोलते हैं वो आपने बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना है इसका नाम क्या होगा। और यहाँ से एक H लग जाएंगे, तो ऐसे करके हमें एसिटाइलिन है वो मिल जाएगी। उसके बाद विसिनल हेलाइड से कैसे मिलेगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, विसिनल हेलाइड में हमने ले लिया एल्कोहलिक KOH। तो पहले एल्कोहलिक KOH क्या करेगा, यहाँ से H प्लस ले लेगा, H प्लस लिया, यहाँ से Br यहाँ से गया, तो हमें मिल गई एल्कीन। यहाँ से देखो डबल बॉन्ड मिल गया। उसके बाद फिर से हमने बेस डाला तो वो क्या करेगा, H प्लस को फिर निकालेगा, डबल बॉन्ड आ गया ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, यहाँ से तो H प्लस निकाल लिया, Br गया, तो फिर हमें ट्रिपल बॉन्ड मिल गया, एसिटाइलिन हमें मिल गई। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये वाली चीज हम देख रखी है हमने, मेल्टिंग पॉइंट कैसे कैसे वेरी करते हैं। जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होगा और डेंसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टी हमने देखनी है। अब ये sp करेक्टर है, तो sp करेक्टर है तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो H प्लस की सारी डेंसिटी को अपनी साइड खींचेगा, तो H प्लस इजिली यहाँ से चला जाएगा। इजिली चला जाएगा तो ये कैसे होगा, अगर यहाँ से H प्लस गया तो हमारे पास क्या बचा,
ये नेगेटिव बचा, और ये नेगेटिव कहीं ना कहीं स्टेबल भी है। तो अगर हमने यहाँ पे कोई भी एल्काइल हैलाइड डाल दिया ना, तो वो इसके साथ आके लग जाएगा, आर लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, चेन का इलोंगेशन हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसका चेन का इलोंगेशन करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर एसिडिक करेक्टर की बात आती है, तो एल्काइन का सबसे ज्यादा होगा, एल्कीन देन एल्कीन। ऐसा क्यों है, देखो एल्काइन है, एल्कीन है और एल्केन है, तो यहाँ पे sp करेक्टर होता है, तो sp करेक्टर इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी साइड खींचता है, तो H प्लस इजिली चला जाता है। यहाँ पे sp2 होता है, इसकी बजाय इसमें कम s करेक्टर होता है, और यहाँ पे तो s करेक्टर बिल्कुल मिनिमल होता है, तो ये H प्लस को इजिली नहीं जाने देगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा एल्काइन में, देन एल्कीन में, देन एल्केन में एसिडिक करेक्टर होता है। एसिडिक करेक्टर का मतलब ही ये होता है कि कितनी जल्दी वो H प्लस को जाने देगा। उसके बाद हैलाइड का एडिशन हमने करना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम HBr का एडिशन करेंगे, तो इसको आपने याद रखना है क्या, कि दोनों जो ब्रोमीन होंगे ना वो एक जगह पे ऐड होंगे। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, जेमिनल हैलाइड मिलेगा। जेमिनल मीन्स एक ही कार्बन पे दोनों हैलाइड है वो आपको मिलेंगे। तो यहाँ से देखो, जैसे एक बॉन्ड डिसोसिएट हुआ तो H और Br मिल गया, नेक्स्ट में फिर H और Br मिल गया, तो जेमिनल हैलाइड आपको यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कितनी बार ये आ लिया स्टेट में, तो क्या कि ट्रिपल बॉन्ड पे हम जब HGO डालेंगे, ये वाला याद रखना आपने, Hd2 प्लस और H2SO4 डालेंगे, इसका मतलब सिंपल ये मानना है कि आपने वहां पे H2O डालना है। क्या डालना है, H2O डालना है। कैसे डालेंगे देखो, तो कैसे याद रखोगे इसको, आपने सिंपल H2O डालना है, तो H प्लस और OH नेगेटिव डालना है। तो डिसोसिएट करो, इसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई सी का कर लो, तो यहाँ पे एक जगह H हो जाएगा और एक जगह क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे होता है कीटोइनोल टेट्रामेरिज्म। कैसे, कि अगर मैं इस बॉन्ड को यहाँ से डिसोसिएट करूँ, वैसे समझा रही हूँ बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होता, फिर बता रही हूँ, कोई फिर कोई कमेंट में बोले कि मैम डिसोसिएट नहीं होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से ये जाएगा लोन पेयर इसके, और H को ये ले लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और H, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, बहुत पता नहीं कितनी बार आ लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला आपका हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको कंडीशन मिलेंगी कि H आप कहाँ पे ऐड करोगे, और OH है कहाँ पे ऐड करोगे। तो OH हम कहाँ पे ऐड करेंगे, जहाँ पे कार्बोकेटाइन मिलेगा, देखो H प्लस है और OH नेगेटिव है। तो अगर हम एल्कीन को तोड़ेंगे ना, तो जहाँ पे हमें ज्यादा स्टेबल, जैसे एक बार मैं अलग से लिख के दिखाऊंगा आपको, और ये वाली एल्कीन मैंने डिसोसिएट करनी है, तो एक जगह मैंने प्लस लाना है, एक जगह नेगेटिव लाना है। एक तो मेरे पास ये कंडीशन है, एक मेरे पास ये कंडीशन है कि इसको एक को हटा दो ना, फिर दो ही बचेंगे। एक है कि ये यहाँ पे नेगेटिव ले आऊं मैं, और यहाँ पे पॉजिटिव ले आऊं। अब मैं अब नहीं भी बोलूंगी तो भी आप बता दोगे कि ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल है, क्योंकि इसके पास दो एल्काइल ग्रुप है, तो ये वाला ना बन के ये वाला बनेगा। अब ये वाला बनेगा, नेक्स्ट चीज हमें पता ही हमें क्या करनी होती है, जो नेगेटिव है, जहाँ पे पॉजिटिव है वहां पे OH लगा दो, और जहाँ पे नेगेटिव है वहां पे H लगा दो। यहाँ पे हमने H2O बना दिया, और ये डबल बॉन्ड है ये ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में वही फिर कीटोइनोल टोटोमेरिज्म, H ये ले लेगा, और यहाँ से ये वाला डबल बॉन्ड है वो आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O और CH3, तो यहाँ से आपको कीटोन मिल जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेनोन हो जाएगा। उसके बाद है साइक्लिक पोलीमराइजेशन, तो ये वाली चीज भी आपने याद रखनी है। अगर आपने एसिटाइलिन के 3 ग्रुप ले लिए और रेड हॉट में डाला ना, तो वहां से आपको क्या मिल जाएगी, बेंजीन है वो मिल जाएगी। तो एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा किसका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई हमारी, देखो जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं, हो ही जाएगी। अब 3-4 स्लाइड ही रह गई। एरोमेटिक मीन्स क्या, कि जो आपके कार्बन है वो क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, कंजुगेटेड होगा। एरोमेटिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था क्या, कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, वहां पे कंजुगेशन होएगा, कंजुगेशन होएगा। 4n+2 का बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था कैसे होएगा, और sp2 कार्बन होएगी वहां पे। जैसे इस वाले कंपाउंड का आपने याद रखना है, क्या हो जाएगा ये, जब दो एडजेसेंट, देखो जैसे पहले मैंने ये मिथाइल लगाया था, इस वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। तो ऑर्थो पोजीशन पे अगर आपका CH3 लगा, तो इसको हम बोल देंगे ऑर्थोजाइलिन। और यहाँ से देखो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, आपको क्या लग रहा है कि है ना, एक सिंगल बॉन्ड है एक डबल बॉन्ड है। तो अगर ऐसा ही होता ना, यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड होता, तो ये वाली जो बॉन्ड लेंथ है, तो जब इसका वो देखा गया कि इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ तो फिर सिंगल बॉन्ड वाली होनी चाहिए थी, और इसकी बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड वाली होनी चाहिए थी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट देखा गया ना, तो ये सारी जो बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल थी, और जो कितने के इक्वल थी, 139 पिकोमीटर के इक्वल थी। तो इसका मतलब क्या बताया गया, कि जो ये डबल बॉन्ड है ना, वो लोकल यहाँ से डिलोकलाइजेशन में है,
ऐसे डिलोकलाइज्ड है, तो इसलिए इसके जो सारे बॉन्ड लेंथ थी वो इक्वल आई, ठीक है। तो प्लानरिटी के लिए हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, डिलोकलाइजेशन होना चाहिए, और n+2 रूल है वो फॉलो होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो, या सिंपल आप याद रखो कि अगर आपके पास ओड डबल बॉन्ड है ना, तो वो हमेशा ही एरोमेटिक मिलेगा मोस्ट केसेस में। जैसे 1 2 3 4 5 बॉन्ड है ना, तो ये एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये भी एरोमेटिक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी एरोमेटिक है। इनका आपने याद नाम रखना है। ये नेपथलीन है, 3 रिंग है वो आपस में है तो एंथ्रासीन है, और एक रिंग ऊपर वाले से जुड़ी है तो फिनेंथ्रीन है, ठीक है। इनका भी अपना नाम याद रखना है। उसके बाद एंटी एरोमेटिक क्या होगा, जहाँ पे साइक्लिक होगा, प्लानर होगा, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 n पाई होंगे। और नॉन एरोमेटिक होएगा, वहाँ पे कोई ना कोई कार्बन आपको sp3 मिलेगी, डिलोकलाइजेशन होगा, और एक कार्बन बीच में आपको sp3 मिल जाएगी। यहाँ से कंजुगेशन ही नहीं हो रहा ना कंप्लीट। हमारी कंडीशन क्या थी, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कंजुगेशन ही नहीं हो रहा, तो ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एरोमेटिक, देन नॉन, देन एंटी। उसके बाद बेंजीन हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से क्या है, हमने बोला था कि लाइक है वो लाइक के साथ डिजोल्व करेगी, तो ये वाली किसके साथ डिजोल्व होती है, हमारी ऑर्गेनिक सोलवेंट के साथ डिजोल्व होती है। क्योंकि बेंजीन है ना वो नॉन पोलर के जैसे ही हम काउंट करते हैं, और जो ऑर्गेनिक मोस्ट ऑफ हमारे ऑर्गेनिक सोलवेंट होते हैं वो भी नॉन पोलर होते हैं। तो बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, जब हम फिनोल को जिंक डस्ट के साथ डालते, हीट डालते, तो वहाँ पे हमें बेंजीन मिल जाती है। उसके बाद डिकार्बोक्सिलेशन से, जहाँ पे भी आपको CO2 निकलती मिले ना, तो उसको उड़ा दिया करो आप। तो ये CO2 हमने उड़ाई, तो हमें यहाँ पे बेंजीन मिल गया। उसके बाद यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी आती है, ये वाली रिएक्शन आपने याद रखनी है, अच्छे से याद रखनी है। 3-4 चीजें होती है हमारे पास, हेलोजिनेशन, एक बार इनको सीख लो। उसके बाद एल्काइलेशन, उसके बाद होता है हेलोजिनेशन में ही आ जाएगा ना ब्रोमिनेशन, तो उसके बाद एसिटाइलेशन, फ्रेडेड क्राफ्ट बोल सकते हो आप इनको, एसिटाइलेशन हो जाएगा। और तो देखो क्या होगा, एल्काइलेशन है तो हमारे पास बेंजीन पे कौन सा ग्रुप ऐड होएगा, CH3। एसिटाइलेशन है तो C डबल बॉन्ड हो CH3। हेलोजन है तो हमारे पास हेलोजन X है, ये मीन्स हेलोजन हो जाएगा। उसके बाद अगर हमने वहां पे क्या डाला है, ओलियम डाला है, H2O7 डाला है, तो बेंजीन के ऊपर आपको SO3H ग्रुप मिलेगा। ये वाली सारी चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। और HNO3 है और H2SO4 है, तो वहां से आपको NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, और वो मिलेगा। तो एक बार सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 यहाँ पे समझाती हूँ, क्योंकि यहाँ से समझाने में कम टाइम लगता है और इसे जल्दी समझ आती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हेलोजिनेशन को। तो हेलोजिनेशन के प्रोसेस के लिए सबसे मेन चीज है कि आपको यहाँ पे Cl2 मिलेगा, और एनहाइड्रस AlCl3 मिलेगा, AlCl3 मिलेगा। होता क्या है, यहाँ पे ये Cl है ना, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा और ये हो जाएगा AlCl4 नेगेटिव, और Cl प्लस है वो आपको एक यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल है वो जनरेट होके मिल जाएगा। तो Cl प्लस आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो होता क्या है, देखो ये वाली रिंग है मेरे पास, तो अगर मैं किसी भी एक बॉन्ड को यहाँ से तोड़ूंगी तो कैसे आएगा, देखो मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, तो एक पे प्लस आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा। तो Cl प्लस है, तो Cl प्लस कहाँ पे जाके लगेगा, नेगेटिव पे जाके लगेगा। तो यहाँ पे हमारा Cl लग गया, यहाँ पे पॉजिटिव है। अब यहाँ तो H प्लस है ना, तो ये वाली जो H प्लस है वापस से एरोमेटाइजेशन हो जाएगी। H प्लस यहाँ पे गया तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बॉन्ड बना, नेगेटिव पॉजिटिव बनते नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए। तो ऐसे हमारा होता है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन के लिए आपको ये वाला रिएजेंट है वो याद रखना है। उसके बाद जो सेकंड आपका कॉन्सेप्ट रहता है वो रहता है एल्काइलेशन का। यहाँ पे हमने क्या लिया, Cl2 लिया, इसकी बजाय हम RCl ले ले, तो वो तो फिर भी Cl को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ पे हमें CH3 प्लस जनरेट हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे Cl लगाया है, तो सेम कॉन्सेप्ट कि CH3 प्लस आएगा, वो नेगेटिव पे जाएगा, यहाँ पे CH3 प्लस लगा, तो देखो यहाँ पे CH3 लग जाएगा, और यहाँ पे क्या हमारे पास पॉजिटिव साइन है, और यहाँ पे ये चीज है, ये वाला डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पे बना लेना, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे H तो है ना, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये H यहाँ से गया, ऐसे करके H प्लस की फॉर्म में, और ये बॉन्ड बन गया। तो ये होता है हमारा क्या, एल्काइलेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में भी सेम चीज है। एसिटाइलेशन में आप क्या लोगे, हमने ले लिया RCO Cl, सेम चीज है, यहाँ से भी Cl को एक्सेप्ट करेगा, तो यहाँ से हमें मिल गया CO प्लस। तो जैसे हमारे पास ये वाली बेंजीन रिंग है, तो नेगेटिव पे तो ये कनेक्ट हो गया, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, और अब यहाँ पे एक H है वो निकल के यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेगी। तो सारी चीजें ऐसे ही होंगी।
तो देखो है, ये हमारे पास हो गया हेलोजिनेशन। नेक्स्ट क्या है, अगर हमने RCl लिया तो ये LCl3 इसको तो निकाल लेगा, R+ होगा तो यही फिर एल्काइलेशन हो जाएगा क्योंकि एल्काइल ग्रुप लगा है। अब यहाँ पे एसाइल ग्रुप लगा है ना, तो इसीलिए हमने बोल दिया एसिटाइलेशन होता है। यहाँ पे भी सेम है, Cl निकल जाएगा और यहाँ पे हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद देखो HNO3 और H2SO4 अगर आपको गिवन है तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा सा, H+ है, H2SO4 है, इसके रिस्पेक्ट में देखो इसने H+ डोनेट किया तो ये एसिड के जैसे काम करेगा, पूछ सकते हैं आपसे, और ये बेस के जैसे काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसने H+ को एक्सेप्ट किया है। तो ये अब H+ को एक्सेप्ट करेगा तो H2O+ हो जाएगा, तो यहाँ से ये जाएगा तो NO2+ जनरेट हो जाएगा। अब क्या है, जैसे हमने ये बोला ना कि कोई भी एक बॉन्ड है वो कटेगा और नेगेटिव पे तो NO2 आया और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से H जाएगा और वो पॉजिटिव पे लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस से आ जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस होता है नाइट्रेशन का। और ये भी याद रखना है आपने, जब हम इसमें ओलियम डालते हैं या H2SO4 और SO3 डालते हैं तो उस केस में हमें जो वो मिलता है ना, वो हमें SO3 मिलता है, और यहाँ पे हमारी जो रिंग होती है उस पे हमें HSO3 मिलता है। तो इस वाली चीज को आपने याद रखना। कैसे? यहाँ से H+, ये हमने H+ को डोनेट करेगा, H+ को डोनेट करेगा तो ये जाके इसको प्रोटोनेट करेगा तो OH2+ हो गया, तो यहाँ से ये चला जाएगा। नेक्स्ट फिर एक H+ आएगा, नहीं, क्या होगा, यहाँ से जैसे ही पॉजिटिव आएगा तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर है वो दे देगा। तो ऐसे करके यहाँ पे होता है SO3 जनरेट होगा, लगता है HSO3 है, बस ये याद रखना है। उसके बाद क्या है कि अगर हमने यहाँ पे अमाउंट ज्यादा डाल दी 6Cl2 की, डार्क और कोल्ड लिखा मिल जाए आपको, ये वाली चीजें याद रखनी है। डार्क कोल्ड मिल जाए आपको लिखा तो फिर आपने सारी पोजिशन है ना उनपे क्या लगा देना है, Cl लगा देना है, ठीक है। तो फिर इन पे आपने क्या लगा देना, Cl। तो नेम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो हेक्सा क्लोरो बेंजीन हो जाएगा, 6HCl यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद क्या है कि अगर आपने निकल की परसेंट हाइड्रोजिनेशन कराया ना इनका, हाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या हो कि बॉन्ड को तोड़ना है हमने, तो यहाँ पे हमने बॉन्ड को तो हटा दिया और यहाँ पे आपको साइक्लोहेक्सेन मिल गया, सारे डबल बॉन्ड हट गए। अब यहाँ पे H2 के साथ किया था, यहाँ पे Cl2 के साथ किया था, तो बॉन्ड तो हट जाएंगे लेकिन Cl लग जाएगा, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये वाला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहता है, नेक्स्ट बिल्कुल लास्ट है। तो देखो, और हेलोजन्स होते हैं ना वो डीएक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं मेटा। ये वाली मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं समझाऊंगी, बिल्कुल अच्छे से मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ग्रुप। उसके बाद आता है कार्सियोजेनिक और टॉक्सिसिटी, कि जो बेंजीन होते हैं ना, यहाँ से क्या है कि जब हमारे पास एक से ज्यादा बेंजीन रिंग कनेक्ट हो जाती है तो उनसे क्या खतरा रहता है, फिर कैंसर का खतरा रहता है। तो इसी को क्या बोला गया है, कार्सियोजेनिक बोला गया है। तो यहाँ पे ये वाली जो हमारी यूनिट है ना कंप्लीट हो गई, तो होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर ये वाली यूनिट समझ आ गई तो ये मान लो कि आपको आधी केमिस्ट्री आ गई, क्योंकि इसी से बेस बनता है, और यही नहीं समझ आती तो आगे वाली चीज हमें समझ ही नहीं आती। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।